once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we are going to start our part 3 from our unit number 2 from the public institutions in India, and this unit we will cover our works and functions of Niti Aayog and about the membership of द नीति आयोग की नीति आयोग जो ये है कमीशन अपनी पूरी, इसके अंदर किस तरीके से मेंबरशिप की बात की गई है। तो अपना पहला टॉपिक हम वर्क्स एंड फंक्शन से चालू करते हैं। तो वर्क्स एंड फंक्शन में हम क्या देखेंगे कि नीति आयोग एक्ट एज अ टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, कि जो नीति आयोग है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए एक थिंक टैंक की तरह एक्ट करता है, क्योंकि देखो यूनियन गवर्नमेंट में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं, ठीक है। अब उन मिनिस्ट्रीज़ का काम है पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करना है। जैसे टेक्नोलॉजी के लिए अलग इंडस्ट्री है, ठीक है। MyGov.in में एक अलग अपनी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इसकी, ठीक है। अपनी अलग अलग मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स है इसमें, ठीक है। इसके अंदर इंटरनल अफेयर्स है इसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। इनके अंदर काफ़ी सारी ऐसी अपनी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो उसी में नीति आयोग क्या है, वो एक यूनियन गवर्नमेंट के लिए थिंक टैंक की तरह एक्ट करता है। थिंक टैंक मतलब बुद्धिजीवी, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि बेसिकली डिफरेंट जो बड़े बड़े मुद्दे हैं और चाहे छोटे छोटे मुद्दे हो, सब पर क्या लाता है, एडवाइजरी लाता है। तो ये चीज़ें क्या करती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करती है कि हाँ भाई इन इन चीज़ों पे हमें अभी फोकस करना है, ठीक है। तो नीति आयोग सबसे पहले थिंक टैंक की तरह एक्ट करता है। दूसरा, इट थिंक इन अ लॉन्ग टर्म विजन। जो नीति आयोग है वो थिंक करता है ना लॉन्ग टर्म विजन, कि भाई आज से अगर हमने अपनी ये जो टेक्नोलॉजी को अगर आज से बढ़ाया, तब जाके आप 5 साल बाद एक टेक्नोलॉजी के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इसका लॉन्ग टर्म विजन होता है। दूसरा, इट फोकस ऑन नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि एडवाइजरी जारी करता रहता है तो ये सिक्योरिटी, मैंने आपको पहले ही बताया इससे पहले वाली वीडियो में कि किस तरीके से डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर ये क्या करता है, एडवाइजरी जारी करता है। चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर ही एडवाइजरी जारी करता रहता है, आपको चेतावनी देता रहता है कि हाँ भाई इस टाइम पे अगर ये काम आपने नहीं करा तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फोर्थ आता है आपका, इट वर्क्स ऑन दी बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी कि ये बॉटम, यहाँ आपने 2 वर्ड बड़े सुने होंगे इस वीडियो में, दोनों लेक्चर्स के अंदर। एक आपने सुना होगा बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, और एक आपने सुना होगा टॉप अप्रोच, ठीक है। तो ये बॉटम अप अप्रोच का मतलब है नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। यानी कि लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट और फिर आ जाती है आपकी यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। इसको कहते हैं आप बॉटम अप अप्रोच, यानी कि L, S और U, इन तीनों को ही साथ लेकर चलना और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ना, ये हमारी बॉटम अप अप्रोच कहती है कि भाई लोकल से लेकर यूनियन तक की बात को सुनना, तीनों के पक्ष को रखना, उसके बाद जाकर एक एडवाइजरी जारी करना, ये होती है आपकी बॉटम अप अप्रोच। वहीं आपकी दूसरी अप्रोच आती है टॉप अप अप्रोच। क्या आती है दूसरी? टॉप अप अप्रोच। तो टॉप अप अप्रोच का मतलब है कि पहले भाई यूनियन गवर्नमेंट अपनी चला रही है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को जो करना है वो कर रही है, ठीक है, विदाउट कंसल्टिंग स्टेट, ठीक है। और स्टेट तक अगर बात पहुंच भी गई है तो अगर लोकल बॉडीज़ की बात करें तो भूल ही जाओ कि लोकल बॉडीज़ तक ये बात पहुंचेगी, ठीक है। तो टॉप अप अप्रोच का मतलब ये होता है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल है किसी पर्टिकुलर किस पे, पॉलिसी पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉलिसी पे हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनका ज़्यादा रोल है एज़ कम्पेयर टू द लोकल गवर्नमेंट। मतलब लोकल गवर्नमेंट को बहुत ही कम इसके बारे में जानकारी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं टॉप अप अप्रोच। तो जो प्लानिंग कमीशन था ना वो टॉप अप अप्रोच पे चलता था, और जो आपका नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच पे चलता है, यानी कि वो लोकल से पंचायत से लेकर यूनियन तक जाता है, और वहीं प्लानिंग कमीशन यूनियन से लेकर स्टेट पे ही रुक जाता है, नीचे जाता ही नहीं है, और ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझना ज़रूरी था, ठीक है। तो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं हम।
तो यही है कि जो नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच पे बात करता है, यानी कि ग्रास रूट को पकड़ता है, यानी कि बिल्कुल रूट लेवल से स्टार्टिंग करता है, और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल एट लोकल लेवल, ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट रहता है। अब हम इसके कुछ फंक्शंस की बात करेंगे, जिसमें से पहला फंक्शन है आपका पॉलिसी फॉर्मेशन, यानी कि गाइस जो आपका नीति आयोग होता है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर काफ़ी हेल्प करता है। ये अपनी एडवाइजरी जारी कर देता है गवर्नमेंट को, अगर इनकी कंसल्टेशन से लगता है कि यस ये जेन्युइन है और इसको करना चाहिए, तो वो उसको एक्सेप्ट करती है और उसके ऊपर नई नई पॉलिसीज़ लेकर आ जाती है। बट मेक श्योर जो नीति आयोग एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिसी फॉर्मेशन बाय कंडक्टिंग, लेकिन ये नहीं है कि नीति आयोग ने भाई एक खबर पढ़ी और फटाफट से भाई बिना सोचे समझे उसके बारे में जानकारी दे दी कि भाई इस पे गवर्नमेंट को पॉलिसी लानी चाहिए। ठीक है, तो नीति आयोग ऐसा नहीं करता है, वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करता है। एक एक दो दो साल की गाइस रिसर्च होती है, ठीक है, तब जाकर आपकी एक पॉलिसी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आई होप आपको ये याद रहने वाला है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सेकंड आता है कोलैबोरेटिव अप्रोच, इसके अंदर आप कह सकते हैं अगेन अपना सेंट्रल स्टेट फेडरलिज्म की बात हो जाएगी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का रोल इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा आता है आपका, तो थर्ड अप्रोच है हमारी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। अगेन गाइस यहाँ पे जो पॉइंट है ना आपके, ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, तो बस इनके नाम अलग है, इनके अंदर काम सेम ही है। तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा नीति आयोग है ये हर एक सेक्टर को मॉनिटर करता है। इनकी काफ़ी सारी टीम्स होती हैं जो पर्टिकुलर सेक्टर्स पे स्टडीज़ करती है, रिसर्च करती है। उनमें कोई कमी होती है तो उसके ऊपर इनको काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद, एनालिटिक्स तैयार करने के बाद, देन दे परफॉर्म अ और मेक अ पॉलिसी रिगार्डिंग समथिंग, और किसी भी चीज़ को लेकर ये लोग एक पॉलिसी तब बनाते हैं। ठीक है, तो ये मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड एवेल्युएट देयर इम्पैक्ट टू इंश्योर एफिशिएंट आउटकम्स। कि जो नीति आयोग है अगर उसने एक बार एडवाइजरी जारी कर दी और मान लो दोनों जो गवर्नमेंट है और अपोजिशन दोनों को अच्छी लगी कि हाँ भाई ये इस पे आपको रूल लॉ बनाना चाहिए, तो दोनों जन वोट करते हैं और आपका फिर एक लॉ बनता है या एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। और जब ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंट होता है तो नीति आयोग का ये भी रोल है कि क्या करता है नीति आयोग, उस इम्प्लीमेंटेशन को ये देखता है कि क्या चीज़ों को सही में गवर्नमेंट ने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया भी है या नहीं। ठीक है, और या उसका क्या आउटकम आ रहा है, क्या लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही है या नहीं। तो ये दो कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट ने उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है या नहीं, या दूसरा क्या लोगों को वो पॉलिसीज मिल रही हैं, उन तक वो सेवाएं, उन तक वो जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं वो पहुंच भी रही हैं या नहीं। ठीक है, तो ये होता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जांच पड़ताल करके आउटकम पे नज़र रखना। ठीक है, अगला आता है इट ऑल्सो इवेल्युएट द प्रोसेस ऑफ ऑनगोइंग गवर्नमेंटल प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव टू इंश्योर देयर, अगेन वही पॉइंट हमारा रिपीट हो चुका है यहाँ पर। तो ये इसके 3 फंक्शन है। अब चौथे फंक्शन पे हम आते हैं। चौथा फंक्शन कहता है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, कि किस तरीके से हमें, जैसे अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए साथ में अगर उनके पर्टिकुलर स्टेट में कोई पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ज़्यादा इनोवेशन देखा जा रहा है, कि फोकस किया जा रहा है कि यस ये आइडिया बहुत ब्राइट है और इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर होना चाहिए ताकि हमारा नेशन ग्रो हो। ठीक है, ओवरऑल हमारा क्या गोल है कि हमारा नेशन ग्रो हो, नेशन की ग्रोथ हो। ठीक है, तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पे हमारा नीति आयोग फोकस करता है। ठीक है, इट प्रमोट द यूज़ ऑफ इनोवेटिव अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी, और ये एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करता है, यानी कि ये नहीं हवा में बातें बोल रहे हैं। ठीक है, इनके पास मैंने बताया था अभी रिसर्च करता है पूरी, तो एविडेंस होता है ना इनके पास, तो एविडेंस कलेक्ट करके फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ये अपनी डिबेट अपनी इस रिसर्च को रख पाते हैं, तब जाके ये आगे बढ़ता है, तब जाके पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये हेल्प करती है। क्योंकि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, अगर कोई भी देखो क्या होता है ना, अगर मैं भी ये देखो आपको ये पीपीटी में हमने पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या है, एक पीछे पूरा हमने ये बनाया था, इसके बारे में हमने स्टडी करी, पर्टिकुलर हर एक टॉपिक को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने नोट्स मेक करे, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने इसको तैयार करा, फिर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो यही इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है कि किस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं, उसको सीख रहे हैं,
बना रहे हैं, खुद से उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर जाकर उसको एक एविडेंस के तौर पर फुल्ली प्रिपेयर्ड चीज़ को दूसरी जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो ये इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का मेजर रोल है यहाँ पर। ठीक है, अब आता है टू क्रिएट नॉलेज एंड इनोवेशन, अगेन एंटरप्रेन्योर सपोर्ट देना। पांचवा आता है इंटरनेशनल कॉपरेशन, की नीति आयोग सिर्फ इंडिया इंडिया तक सीमित नहीं है, इंडिया की डिफरेंट स्टेट से ही आइडिया नहीं उठा रहे हैं हम, जो इंटरनेशनली भी जो आइडिया बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जो एक कंट्री के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, नीति आयोग उनको भी, उनके ऊपर भी स्टडी करता है और फिर कोशिश करता है कि उन आइडियाज़ को इंडिया के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो इंटरनेट हम लोग सिर्फ एक कंट्री तक ही सीमित नहीं है, ठीक है, लिमिटेड नहीं है, हम लोग इंटरनेशनली भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री बताता है। ठीक है, सेकंड आता है दे आर जस्ट अ फ्यू फंक्शन ऑफ नीति आयोग, इट प्ले अ रोल इन डेवलपिंग एजेंडा। ठीक है, तीसरा आता है, सिक्स्थ आता है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि तीनों जो हमारी सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है, तीनों मिलकर काम करें और आगे बढ़े। ठीक है, सेवन्थ हमने बॉटम अप अप्रोच के बारे में पढ़ लिया है। एट्थ इंक्लूसिव ग्रोथ होती है कि आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति के पास भी वो सारी सुविधाएं पहुंचे जो पहले व्यक्ति के पास है, जो सबसे अमीर है। ठीक है, यानी कि नाइन्थ आता है आपका गुड गवर्नेंस। हमने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, दैट मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। ठीक है, और टेंथ होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ चीज़ें बच जाएं। ठीक है, सब कुछ हमें ही नहीं ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो ये उसके कुछ 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम इसकी मेंबरशिप की गाइस बात कर लेते हैं एक बार, कि जो हमारा नीति आयोग है इसके अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो सबसे पहला चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरपर्सन भी पीएम ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक गवर्नर होता है, एक काउंसिल का, नीति आयोग की जो काउंसिल है पूरी अलग अलग, इनके अंदर गवर्नर होते हैं, इनके जो सीएम ऑफ ऑल स्टेट प्लस में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ काउंसिल। ठीक है, हर एक स्टेट का सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ काउंसिल ही मिलकर क्या बनाते हैं, गवर्नर ऑफ काउंसिल। ठीक है, अगला एडहॉक मेंबर्स। अब यहाँ पर गाइस एडहॉक मेंबर्स का मतलब है एक्स्ट्रा मेंबर। ठीक है, एक्स्ट्रा मेंबर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले स्पेशल इन्वाइटीज। यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो कि करंट गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, जिसमें नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार, अश्वनी वैष्णव, ठीक है, वैश और इंद्रजीत राव, ये कुछ यहाँ पर स्पेशल इन्वाइटीज है। आपको बताना है कि नितिन गडकरी कौन से मिनिस्ट्री को संभालते हैं, पीयूष गोयल किसको संभालते हैं, वीरेंद्र कुमार किसको, और अश्वनी वैष्णव और इंद्रजीत राव किसको। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्पेशल इन्वाइटीज हैं। सेकंड आता है आपका 2 मेंबर फ्रॉम द लीड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन से कोई 2 लीड मेंबर जो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं अपनी फील्ड के अंदर, वो इसके अंदर हमारे होते हैं। ठीक है, और एक्स ऑफिशियो मेंबर में आते हैं आपके 4 मेंबर दैट आर नॉमिनेटेड बाय पीएम। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर में कौन सा, देखो ऑफिशियल आपके जो हो जाते हैं वो चेयरपर्सन हमारे नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, जो आपका पीएम होगा करंट। ठीक है, अब एक्स ऑफिशियो मेंबर मतलब अगर पीएम मोदी नहीं है तो उनकी जगह कौन वर्क करेगा। ठीक है, तो इस इन मेंबर्स को भी पीएम मोदी ही अपॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले होते हैं हमारे अमित शाह, सेकंड है आपके राजनाथ सिंह, थर्ड है आपकी निर्मला सीतारमन एंड फोर्थ है आपके अर्जुन मुंडा। अगेन अमित शाह कौन है हमारे, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। राजनाथ सिंह इज अ डिफेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन इज अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड अर्जुन मुंडा आपको कमेंट करना है ये किस मिनिस्ट्री को संभालते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है करंट गवर्नमेंट के। ठीक है, जो आपकी जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट होती है उसी के अंदर से प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। ठीक है, ठीक है, अब अगला है लीड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, करंट है। अगर हम करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो वो है श्री BVR सुब्रमण्यम। इनका नाम आप याद रख सकते हैं, अगर आप आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो BVR सुब्रमण्यम आपके क्या है, लीड इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन,
कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में देखो बहुत मेजर सा डिफरेंस है। सबसे पहला क्या है, नीति आयोग जो है हमने पढ़ा वो एक नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वहीं अगर प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी, ये भी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बट इसको एक एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था क्योंकि ये 5 ईयर प्लान ला रही थी। ठीक है। सेकंड, अगर हम नीति आयोग की बात करें तो ये एक एडवाइजिंग थिंक टैंक की तरह रोल प्ले करता है यूनियन गवर्नमेंट के लिए। वहीं और प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडी बन गई थी, अथॉरिटेटिव बॉडी बन गई थी, इसीलिए इसको रिप्लेस किया गया बाय द मोदी गवर्नमेंट इन 2014। ठीक है। अपना आता है इसका नीति आयोग का थर्ड, दैट इज़ मेंबरशिप। तो इसकी जो मेंबरशिप है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे नहीं रुक जाती, इसमें वाइडर सेंस, यानी कि रिसर्च कम्युनिटी से भी ले रखे हैं, मिनिस्ट्री से भी ले रखे हैं। ठीक है। हमारे ऑफिशियो चेयरमैन भी ले रखे हैं, चेयरपर्सन भी ले रखे हैं, उनके द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन्स भी ले रखे हैं। तो काफ़ी वाइडर सेंस में इनकी क्या हो जाती है, प्लानिंग कमीशन की, नीति आयोग की हमारी मेंबरशिप हो जाती है। इसके अंदर हमने सीएम भी ले रखे हैं सारे स्टेट के, काउंसिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ले रखा है हमने। ठीक है। और प्लानिंग कमीशन की बात करें तो इसके अंदर लिमिटेड एक्सपर्टीज़ है, यानी कि सिर्फ हमने पढ़ा था ना ये टॉप अप अप्रोच की बात करता है प्लानिंग कमीशन। ठीक है। तो लिमिटेड एक्सपर्टीज़ का मतलब है खाली यूनियन गवर्नमेंट के कुछ खास व्यक्ति इसके अंदर शामिल है। ठीक है। फोर्थ हम बात करें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि इसके अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई है कि फेडरलिज्म तीनों सेंट्रल स्टेट और उनके बीच में क्या है, पावर डिवाइडेड है। जैसे ही मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलूँ ना, वैसे ही आपको ये समोसे जैसी फिगर याद हो जानी चाहिए। ठीक है। ट्राइंगल याद हो जाना चाहिए। अगर हम प्लानिंग कमीशन में सेम बात करें तो स्टेट पार्टिसिपेट एज स्पेक्टेटर्स मतलब होता है जो नज़र रखते हैं बेसिकली किसी पे। ठीक है। तो जो प्लानिंग कमीशन है इसके अंदर जो स्टेट होती थी, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही मुश्किल से स्टेट जो होती थी ना उस तक बात पहुंचती थी। ठीक है। कि भाई हाँ क्या लॉ बनाया है, क्या पॉलिसी बनाई है। ठीक है। तो जो ज़्यादा यहाँ पे फोकस है वो यूनियन पे ही रहता है। ठीक है। और अगेन ये आता है इसका नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच है और प्लानिंग कमीशन में टॉप अप अप्रोच है। ठीक है। नीति आयोग डज नॉट पोजेसेस द मैंडेट पावर टू इम्पोज पॉलिसी, यानी कि नीति आयोग ये नहीं कहता कि अगर मैंने ये पॉलिसी बोली आपको, ये एडवाइस दी है तो आपको ये करनी ही करनी है। ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। अगर उनको लगता है कि यस ये एडवाइजरी हमारे लिए सही है, हमारी जनता के लिए सही है, पब्लिक वेलफेयर में है, तो यस वो उसको पॉलिसीज़ को लेते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में उसकी पूरी जान लगा देते हैं फिर। ठीक है। और अगर गवर्नमेंट को नहीं लगता तो वो उसको नहीं लेते हैं। वहीं अगर प्लानिंग कमीशन की बात करें तो सेंटर इम्पोज पॉलिसीज ऑन स्टेट। ठीक है। तो डायरेक्टली ये लोग क्या करते हैं, प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या था कि सेंटर ने पॉलिसी बनाई और सेंटर ने बिना पूछे स्टेट से क्या किया, उसको बोल दिया कि भाई इम्प्लीमेंट करो इसे स्टेट पर। ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस हो जाता है कुछ। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है। तो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक और विद अवर अनदर यूनिट। सो येस, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।